नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली को प्रमुख कुंडली और प्रधान कुंडली माना गया है। अगर जन्म कुंडली के बाद कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुंडली है तो वो है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली से वैवाहिक जीवन के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें नवमांश कुंडली से मिलती है। मेरे मंतव्य के अनुसार मैं कहूंगा कि जीवन के कोई भी पहलू के अंदर अगर आपको डीप स्टडी करनी हो तो जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली ये दोनों का समन्वय करने के बाद ही प्रेडिक्शन करना चाहिए। अर्थात जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को मिलाकर प्रेडिक्शन करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे सटीक प्रेडिक्शन होगा। और एक बात बता दूं, जन्म कुंडली के अंदर जो जो नियमों को अप्लाई किया जाता है वही सारे नियम नवमांश कुंडली में भी अप्लाई किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि नवमांश कुंडली जन्म कुंडली का सूक्ष्म स्वरूप है। तो आइए देखते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एक खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर सप्तम भाव से प्रथम विवाह का सुख देखा जाता है। जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों में नवम भाव से दूसरे विवाह का सुख देखा जाता है। जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर दोनों कुंडलियों के अंदर 11वें भाव से तीसरे विवाह का सुख देखा जाता है। और याद रहे, इसमें सगाई होकर टूट जाना नहीं माना जाता। इसमें विधि विधान पूर्वक जो विवाह हुआ हो उसी की गिनती की जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि पंडित जी मेरी पहली शादी होके टूट गई, अब मेरी दूसरी शादी कब होगी, मुझे पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह का सुख कैसा मिलेगा, तो हमें जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर नवम भाव की स्टडी करनी चाहिए। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहता है कि मेरी पहली और दूसरी दोनों शादियां टूट चुकी हैं, अब मेरी तीसरी शादी कब होगी, पत्नी कैसी मिलेगी और विवाह कब होगा, तो जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर 11वें भाव की डीप स्टडी करनी चाहिए। अर्थात 7वें भाव से पहली शादी देखी जाती है, 9वें भाव से दूसरी शादी देखी जाती है, 11वें भाव से तीसरी शादी देखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने जैसी है। अभी हम लोग जानेंगे कि नवमांश कुंडली में कौन से नियमों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होगा। तो उसके कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नवमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव में कोई भी पाप ग्रह न पड़ा हो और लग्नाधिपति स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चका होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और वैसे ही सप्तम स्थान में कोई भी पाप ग्रह न पड़ा हो और सप्तमाधिपति स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्चका होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो समझ जाना उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख अति उत्तम प्राप्त होगा। उसके बाद का नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो या फिर उनका दृष्टि संबंध होता हो केंद्र या त्रिकोण में, तो भी वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। नवमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति ये दोनों शुभ कर्तरी योग में हो और उसके ऊपर कुंडली के कारक ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ती हो, तो भी उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख प्राप्त होता है। नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति केंद्र या त्रिकोण के अंदर कोई राजयोग बनाता हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि सप्तमाधिपति शनि चौथे भाव के अंदर उच्चका होकर सस्योग नाम का राजयोग बना रहा है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होगा। अर्थात नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति केंद्र या त्रिकोण के अंदर स्वगृही, उच्चका
या मित्र क्षेत्रीय होकर मान लो कोई भी राजयोग बनाता हो तो भी उसको वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। नवमांश कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुभ ग्रह पड़ा हो और चौथे भाव का स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी उस व्यक्ति को वैवाहिक सुख सांसारिक सुख उत्तम प्राप्त होता है। उसके बाद का नियम, सप्तमाधिपति ग्रह, सुखाधिपति और भाग्याधिपति इन ग्रहों के साथ युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। अभी मान लो कोई स्त्री कुंडली दिखाने आ गई और उसने कहा कि मुझे वैवाहिक सुख कैसे प्राप्त होगा, तो उसमें और भी एक नियम है कि नवमांश कुंडली के अंदर मंगल और गुरु स्वगृही मित्र क्षेत्रीय या उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में पड़ा हो तो उस स्त्री को वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। वैसे ही अगर पुरुष की कुंडली हम देखते हो तो पुरुष की कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र दोनों ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो भी उसे वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ये सारे नियम मैंने बताए। अभी मैं बताने जाऊंगा कि ऐसे कौन से नियम हैं जिसके अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख उत्तम प्राप्त न होगा या फिर उसका विवाह भंग हो जाएगा। तो सुनिए, पहला नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे उसका विवाह भंग हो जाता है। नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव दो पाप ग्रहों के बीच में हो, यानी कि सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित हो तो भी विवाह भंग होने के योग बनते हैं। नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर चंद्र राहु का ग्रहण योग, सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग, मंगल राहु का अंगार योग, बुध राहु का जड़त्व योग, गुरु राहु का गुरु चंडाल योग, शनि राहु का श्रापित योग, चंद्र शनि का विष योग, शनि मंगल का अकस्मात योग, ऐसे कोई भी अशुभ योग सप्तम भाव में होते हो तो भी विवाह भंग होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर वैवाहिक जीवन का सुख बरोबर नहीं मिलता। और सप्तमाधिपति ग्रह अगर कोई अशुभ योग में पीड़ित हो, जैसे कि इधर देखिए सप्तमाधिपति शनि मंगल केतु के अंगारक योग में पीड़ित है और भी सप्तमाधिपति शनि खुद केतु के साथ श्रापित योग बना रहा है तो भी ऐसे व्यक्तियों की पहली शादी टूटने का योग बनता है। आखिरी नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति और शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह है, अगर लग्नाधिपति नीच का हो, सप्तमाधिपति नीच का हो, शुक्र नीच का हो तो समझ जाना निश्चित तौर पे विवाह भंग होने के योग है। और अगर ये ग्रह लग्नाधिपति, सप्तमाधिपति, शुक्र अगर ये सब पाप ग्रहों से दृष्ट होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे हो तो भी विवाह भंग होने के योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, नवमांश कुंडली से ऐसे और भी कई नियम हैं जिसके आधार पर आप नवमांश कुंडली का अध्ययन कर सकते हो और ये जान सकते हो कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। नवमांश कुंडली के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुझे मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि नवमांश कुंडली से भाग्य का विचार कैसे किया जाता है और ये भी देखेंगे कि व्यक्ति इस दुनिया में क्यों आया है, उसका मोटिव क्या है, उसका पैदा होने का कारण क्या है और उसे अपने उस कारण को कैसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में लिखा है हर व्यक्ति जब पृथ्वी पे पैदा होता है तो उसके पीछे कोई खास कारण होता है और उस कारण को हमें जानना चाहिए और हमारे अधूरे काम को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि पंडित जी मेरा जन्म हुआ है लेकिन मेरा मोटिव क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पता ही नहीं। अगर एक बार वो लक्ष्य पता चल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उत्तम प्रयास कर सकता है और वो एक अच्छा ज्योतिषकार ही बता सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।